नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे और पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पाठ 2। पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हम शुरू करेंगे ग्लोब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोब कि ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब लघु रूप मतलब छोटा, कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और अब हमको ये तो मालूम हो गया कि ग्लोब क्या है कि, और अब हमें यह जानना ज़रूरी है कि ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब के कितने आकार व प्रकार हो सकते हैं। तो ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं वो जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं, और जो छोटे ग्लोब होते हैं वो पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं। और एक ग्लोब वो होते हैं जो गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब हम आगे चलें कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। और यह कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम ग्लोब को देखेंगे, सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखेंगे। अब ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक क्या माना गया है? प्रतिरूप माना गया है। और ग्लोब के विभिन्न प्रकार, आकार एवं प्रकार हो सकते हैं। हमने अभी भी पढ़ा कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं, और पॉकेट में रखने योग्य जो छोटे ग्लोब होते हैं उन्हें आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जो कुम्हार जो बर्तन बनाता है तो उसका पहिया घूमता है और लट्टू को हम घुमाते हैं, तो उसी प्रकार ये ग्लोब घूमता है। और ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब हम आगे चलें। अब है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। और अब अक्ष किसे कहते हैं? अब हम करेंगे अक्ष किसे कहते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, उससे जिसे अक्ष कहा जाता है। झुकी हुई अवस्था में होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। जैसे इधर इसमें दर्शाया गया है ग्लोब वाले में, ये अक्ष है और एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, इसे अक्ष कहा जाता है। कि
और झुकी अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। ये सुई है और ग्लोब की अवस्था में झुकी हुई अवस्था में है ग्लोब में, और इसे झुकी अवस्था में होने के कारण इसे अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब पर भी दो बिंदु जिनसे होकर ग्लोब पर वे दो बिंदु है जिनसे होकर सुई गुजरती है। तो उस उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है जिनसे सुई होकर गुजरती हुई क्या है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, और यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे जानी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त हमें कुछ बिंदु और एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे ये गोला है कि पृथ्वी के समान ये गोला है, पृथ्वी के समान गोला है, और इसमें किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। हम कहाँ से भी बताएं कि इसकी स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि ग्लोब पर दो बिंदु है जिनसे जैसे ये एक तो ये है, तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटते तो इसको विषुवत व्रत कहते हैं। तो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का है ये तो एक भाग तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और दूसरा भाग है दक्षिण गोलार्ध। जैसे हम मानचित्र में हम पढ़ें, दिशाओं का ज्ञान करें, तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और इधर दाईं साइड में होता है हमारे पूर्व, और बाईं साइड में होता है पश्चिम। तो इसमें ऊपर की साइड में क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की साइड में दक्षिण गोलार्ध। ये बिंदु दो भागों में दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। तो एक तो है उत्तर और ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा है दक्षिण ध्रुव। तो पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, ये तो एक काल्पनिक है। पृथ्वी में पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे ये ग्लोब है, पृथ्वी का एक क्या है, प्रतिरूप है, और यहाँ ये सुई है जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और तो इस पर ग्लोब को ऐसे घुमाते हैं। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जो एक विषुवत रेखा है, वो भी एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। अभी मैंने बताया कि ये काल्पनिक रेखा भी बताई मैंने, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, ये बीच की काल्पनिक रेखा है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध है, जो दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम आगे चले। इसे विषुवत रेखा व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए
बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। कि इसमें क्या बताया है कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, वह पृथ्वी पर एक क्या है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये विषुवत, ये है हमारा ग्लोब, और इसमें ये विषुवत वृत्त है, ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है बनाती है। और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये 0 डिग्री का है। ये संदर्भ बिंदु है 0 डिग्री। अक्षांश या समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? कि अक्षांश या समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। और विषुवत वृत्त शून्य और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। और विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश या डिग्री का, और 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाती है और 90 अंश दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। जैसे ये पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब, और ये बीच में जो काल्पनिक रेखा है ये है विषुवत रेखा। ये दर्शाती है 0 डिग्री अक्षांश या शून्य अंश को दर्शाती है। ये है ऊपर का, इसको 2 भागों में बांटती है। तो जो ये है उत्तर और ये है दक्षिण। जो यहाँ ये है 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो ऊपर का भाग है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और नीचे 90 डिग्री अक्षांश जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। और यदि यहाँ से हम ऐसे करें बढ़ते क्रम इधर वाला, तो ये भी एक 90 और इधर और नीचे दोनों हो गए 180 डिग्री। इधर से करें दोनों ऐसे, तो ये भी 180 डिग्री। तो दोनों कितने हो गए? 180 प्लस 180 360 डिग्री का। 180 प्लस 180 हो गए 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अंश का एक भाग 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री। 360 का 1/4 90 डिग्री का हुआ। अब यहाँ देखिए हम, जैसे ये है तो 360 इधर से और 360 इधर से, 180 इधर से और 180 इधर से। तो दोनों 180 प्लस 180 तो कितने हो गए? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अब विषुवत वृत्त के उत्तर की सीमा सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे यहाँ से ये विषुवत रेखा है तो इसे 23.5 डिग्री करेक्ट रेखा है, और ऊपर जाएंगे हम 66.5 डिग्री, ये आर्कटिक रेखा है, और 66.5 के बाद में आएगा 90 डिग्री। अब नीचे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ 23.5, फिर 66.5, फिर आएगा
90 डिग्री अक्षांश। तो साढ़े यहाँ ये ऊपर कर्क रेखा है तो नीचे वाली होगी मकर रेखा, और 66.5 वाली है आर्कटिक रेखा है। अब हम आगे चलें तो ये विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। कि विषुवत वृत्त की उत्तरी की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी दक्षिण को भी लिखा जाता है, और दिशा यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अब उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 डिग्री अक्षांश या 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त की 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त की 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इधर देखिए, हम इसमें बताया है, इसमें चित्र 2.2 में दर्शाया है। इधर तो 20 डिग्री इसमें बताया है कि जो 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में है तो यहाँ तो है चंद्रपुर, और नीचे 20 डिग्री अक्षांश में है यहाँ होरिज़ोंटे वाला दर्शाया गया है। तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित। उत्तरी ध्रुव में एक चंद्रपुर तो है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो उत्तरी ध्रुव में 20 डिग्री, ये है उत्तरी ध्रुव, और ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और जो ब्राज़ील का होरिज़ोंटे है वो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर बसे हुए हैं। अब हम आगे चलें तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसमें यहाँ देखें, अभी मैंने बताया कि जो इधर से देखें कि 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री है, वो विषुवत रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री है इससे ऊपर ये कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है, और इसके ऊपर जो 66.5 डिग्री है इसको उत्तरी ध्रुव, इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, और यह ऊपर है 90 डिग्रियाँ उत्तरी ध्रुव। और यहाँ देखें कि दक्षिण में जाएं हम, दक्षिण ध्रुव में तो 23 डिग्री ये मकर रेखा है, और 66.5 आर्कटिक है, और ये दक्षिण ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अब हम इसमें 4 समांतर रेखाएं हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं 4 है। तो विषुवत वृत्त है, और नंबर 2 उत्तरी ध्रुव तथा 3 नंबर दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी है। धन्यवाद।